चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। जानते हैं हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की गई। साथ ही जल जीवन मिशन के बजट परिव्यय में भी वृद्धि की गई है। ध्यातव्य है कि जल जीवन मिशन को 2019 में शुरू किया गया था। शुरुआत में इसका लक्ष्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना था। अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ा दी गई है। जल जीवन मिशन के तहत जलापूर्ति संबंधी सभी निर्णयों में ग्राम स्तरीय नियोजन और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। मिशन के तहत ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति पानी समिति में कम से कम 50% सदस्य महिलाएं होना अनिवार्य है। इसके विषय में जानेंगे तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और उसे जल जीवन मिशन में शामिल कर लिया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग है। योजना का प्रकार केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र और राज्य के बीच वित्त पोषण पैटर्न तो हिमालयी राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90 और 10 का अनुपात में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी। केंद्र शासित प्रदेश के लिए 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा। शेष राज्यों के लिए केंद्र राज्य वित्त पोषण अनुपात 50:50 है। जल जीवन मिशन की अब तक की प्रमुख उपलब्धियां तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2019 में इस मिशन की शुरुआत के समय केवल 3.23 करोड़ परिवारों को नल से पेयजल प्राप्त हो रहा था। अब ऐसे परिवारों की संख्या बढ़कर 12 करोड़ हो चुकी है। जिन राज्यों में 100% परिवारों को नल से जल प्राप्त हो रहा है वे हैं अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना और मिजोरम। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में 100% परिवारों को नल से जल प्राप्त हो रहा है वे हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमन दीव तथा पुडुचेरी। ठीक है, देखते हैं जल जीवन मिशन के प्रमुख घटक। तो नल से जल आपूर्ति 2024 तक देश के 19.25 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराना। अब लक्ष्य प्राप्ति अवधि 2028 है। बॉटम अप प्लानिंग, महिला सशक्तिकरण है, भविष्य की पीढ़ी पर ध्यान, कौशल विकास एवं रोजगार सृजन, ग्रे वाटर प्रबंधन, जल स्रोत की संधारणीयता और जल गुणवत्ता। ठीक है, ये बात की हमने जल जीवन मिशन के प्रमुख घटक के विषय में। अब बात करते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 में एमएसएमई वर्गीकरण के लिए नए मानदंडों की घोषणा की गई। तो केंद्रीय बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई की परिभाषा के लिए सभी श्रेणियों में निवेश और टर्नओवर की अधिकतम राशि को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया गया है। इससे एमएसएमईज को उच्चतर कार्यकुशलता, तकनीकी सुधार और अधिक पूंजी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। एमएसएमई क्षेत्र के लिए बजट 2025-26 में घोषित अन्य पहले जानते हैं। तो सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी कवर की राशि 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। एक क्रेडिट कार्ड से अधिकतम 5 लाख रुपए खर्च किए जा सकते हैं। निर्यात संवर्धन मिशन की शुरुआत की जाएगी। इस मिशन के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे। पहला, निर्यात संबंधी ऋण प्राप्ति को सुगम बनाना तथा विदेशी बाजारों में गैर टैरिफ अवरोधों से निपटने के लिए एमएसएमईज को सहायता प्रदान करना। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए से नया फंड ऑफ फंड्स स्थापित किया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एमएसएमई का महत्व जानते हैं। तो रोजगार सृजन, भारत में 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमईज हैं। ये लगभग 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिए हुए हैं। विनिर्माण में भागीदारी, तो भारत के कुल विनिर्माण क्षेत्र का आउटपुट यानी उत्पादन में एमएसएमईज 36% का योगदान देते हैं। निर्यात में हिस्सेदारी, तो भारत के कुल निर्यात में एमएसएमईज 45% का योगदान देते हैं। ठीक है, देखते हैं एमएसएमई द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां कौन सी हैं। तो सूक्ष्म उद्यम का अनौपचारिक क्षेत्र होना यानी पैन जीएसटी पंजीकरण नहीं होने से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। विनियामकीय समस्याएं, जिनमें नियमों के अनुपालन और लाइसेंसिंग की प्रक्रिया जटिल है। बुनियादी ढांचे की कमी, तो बुनियादी ढांचा पर्याप्त नहीं होने के कारण व्यवसाय संचालन में बाधा आती है। ऋण प्राप्ति में समस्या, व्यवसाय संचालन के लिए आवश्यक धन जुटाने में कठिनाई होती है और तकनीकी अपनाने में पीछे होना। एमएसएमईज आधुनिक तकनीक अपनाने में पीछे रह जाते हैं। एमएसएमईज परिभाषा के लिए वर्गीकरण मानदंड में संशोधन, तो उद्यम के प्रकार और अधिकतम निवेश में संशोधन, अधिकतम टर्नओवर में संशोधन। तो सूक्ष्म यानी माइक्रो लेवल पे देखते हैं तो 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए। लघु यानी स्मॉल तो 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए और इधर 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए और मध्यम 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 125 करोड़ रुपए और इधर 250 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि उत्पादकता और अनुकूलता बढ़ाने के लिए कई पहलों की घोषणा की गई है।
बजट में कृषि उत्पादकता और अनुकूलता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पहलों की घोषणा की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो यह योजना आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है। यह योजना राज्यों के साथ साझेदारी में शुरू की जाएगी। कवरेज, इस योजना में 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। ऐसे जिले होंगे जहां कृषि उत्पादकता कम है, जहां फसल गहनता सामान्य और जो कृषि ऋण प्राप्त करने के लिए मानदंडों को कम पूरा करते हैं। योजना के अपेक्षित प्रभाव, तो पूरे भारत में 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है। फोकस वाले मुख्य क्षेत्र, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, फसल विविधीकरण एवं संधारणीय पद्धतियों को बढ़ावा देना, फसल कटाई के बाद पंचायत और ब्लॉक स्तर पर अनाज भंडारण सुविधाओं की संख्या और क्षमता बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना और किसानों को दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण दिलाने में मदद करना। ठीक है, फिर देखते हैं ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलता निर्माण कार्यक्रम। तो इसका उद्देश्य है, यह कार्यक्रम राज्यों के साथ साझेदारी में शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में रोजगार के कम अवसर उत्पन्न होने की समस्या का समाधान करना है। मुख्य फोकस क्षेत्र है कौशल विकास, निवेश वृद्धि और प्रौद्योगिकी अपनाने में तेजी लाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। कृषि उत्पादकता और अनाज भंडारण सुविधाओं में सुधार के माध्यम से कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना। लक्षित लाभार्थी ग्रामीण महिलाएं, युवा किसान, सीमांत और लघु कृषक तथा भूमिहीन परिवार। कार्यान्वयन रणनीति, तो अन्य देशों और भारत में मौजूद सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों को अपनाया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्राप्त की जाएगी और कार्यक्रम के प्रथम चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और ग्रामीण की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। यह बजट में कृषि क्षेत्र के लिए घोषित की गई अन्य प्रमुख पहलें। तो देख लेते हैं। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, इस 6 वर्षीय मिशन में तुअर, उड़द और मसूर दालों के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रमुख प्राथमिकताएं, तो जलवायु अनुकूल बीजों का विकास, उच्च प्रोटीन मात्रा वाली दालों का उत्पादन, फसल कटाई के बाद भंडारण और प्रबंधन में सुधार आदि। नेफेड और एनसीसीएफ जैसी केंद्रीय एजेंसियां पंजीकृत किसानों से अगले 4 वर्षों के दौरान ऊपर वर्णित 3 प्रकार की दालों की खरीद करेंगी। सब्जी और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम, तो उद्देश्य है इसे राज्यों के साथ साझेदारी में शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य सब्जी और फसलों के उत्पादन, आपूर्ति दक्षता, प्रसंस्करण और किसानों की आय में वृद्धि करना है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा कृषक उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों की भागीदारी के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, ये बात की हमने बजट में कृषि क्षेत्र के लिए घोषित की गई अन्य प्रमुख पहलों के विषय में। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी अगली न्यूज की, जो है केंद्रीय वित्त मंत्री ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव किया। विदेशी निवेश की यह बढ़ी हुई सीमा उन बीमा कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो अपना पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करेंगी। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाने के लिए बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 और बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 में संशोधन करना होगा। बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई का महत्व, तो निवेश में वृद्धि, बीमा क्षेत्र की समृद्धि और विस्तार के लिए अधिक विदेशी पूंजी उपलब्ध होगी। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए बीमा कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इससे लोगों के लिए बेहतर बीमा उत्पाद, बेहतर बीमा सेवाएं और कम प्रीमियम पर बीमा योजनाएं उपलब्ध होंगी। तकनीकी सुधार, तो विदेशी निवेश आने से बीमा कंपनियां अत्याधुनिक तकनीक अपना सकेगी और बाजार में नए बीमा उत्पाद भी लॉन्च कर सकेगी। बीमा की पैठ का विस्तार, तो विदेशी निवेश बढ़ने से अधिक लोगों को बीमा कवरेज के दायरे में लाया जा सकेगा। इससे 2047 तक सभी के लिए बीमा के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। भारत के बीमा क्षेत्र की स्थिति, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कुल बीमा प्रीमियम वित्त वर्ष 24 में 7.7% की वृद्धि के साथ 11.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। बीमा की पैठ, तो वित्त वर्ष 23 के 4% से घटकर वित्त वर्ष 24 में 3.7% हो गया है। बीमा घनत्व, तो वित्त वर्ष 23 के $92 से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में $95 हो गया है। बीमा की पैठ वास्तव में यह बताती है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत बीमा प्रीमियम संग्रह किया गया है। बीमा घनत्व का मतलब है कि किसी देश में प्रति व्यक्ति औसतन कितना बीमा प्रीमियम संग्रह किया जाता है। भारत में बीमा क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां, तो भारत में विश्व की बड़ी बीमा कंपनियों का ना होना, तो विश्व की 25 शीर्ष बीमा कंपनियों में से 20 कंपनियां भारत में बीमा सेवाएं नहीं प्रदान कर रही हैं। आर्थिक बाधाएं, बीमा प्रीमियम अधिक होने के कारण बड़ी संख्या में लोग बीमा नहीं करवाते हैं। भारतीय समाज में बीमा को अधिक प्राथमिकता नहीं देना, तो भारत में लोग बीमा कराने की बजाय अन्य पारंपरिक निवेश जैसे सोना खरीदना को प्राथमिकता देते हैं। भारत में बीमा क्षेत्र के विकास के लिए उठाए गए कदम, तो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का गठन। इसका उद्देश्य बीमा उद्योग का संगठित और सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना है। बीमा लोकपाल नियम 2017, तो इसका उद्देश्य बीमा सेवाओं में मौजूद कमियों से संबंधित शिकायतों का त्वरित, वहनीय तरीके से और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करना है। ठीक है, अब बात करते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 में पांडुलिपियों के लिए नए ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई।
इस मिशन का उद्देश्य देश भर में पाई जाने वाली पांडुलिपियों का संरक्षण और उनका रखरखाव करना है। उद्देश्य है इसका शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों आदि में मौजूद 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना। इस मिशन का महत्व जानते हैं तो इससे ऐतिहासिक मूल्यों और विरासत का संरक्षण सुनिश्चित होगा। यह प्राचीन भारतीय ज्ञान को दुनिया के सामने लाएगा। पांडुलिपियों के दीर्घकालिक संरक्षण से ये भविष्य की पीढ़ियों को भी उपलब्ध हो सकेंगी। पांडुलिपियों को आसानी से एक्सेस किया जा सकेगा आदि। इस नए मिशन के लिए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत बजट आवंटन 3.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 60 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जानते हैं पांडुलिपियां क्या होती हैं। तो पांडुलिपियां कागज, वृक्ष की छाल, ताड़ के पत्ते आदि पर लिखी गई कम से कम 75 वर्ष पुरानी हस्तलिखित रचनाएं होती हैं, जिनका वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और सौंदर्यात्मक महत्व काफी अधिक होता है। उदाहरण के लिए बख्शाली पांडुलिपि को भोजपत्र यानी बर्च की छाल पर लिखा गया है। यह प्राचीन गणितीय पांडुलिपि 3वीं या 4वीं शताब्दी ईस्वी की मानी जाती है। इसमें शून्य के उपयोग का सबसे पुराना ज्ञात उदाहरण मिलता है। फिर लिथोग्राफ्स और प्रिंटेड वॉल्यूम यानी मुद्रित ग्रंथ को पांडुलिपि में शामिल नहीं किया जाता है। पत्थर पर चित्र उकेर कर उसे कागज पर छापने की प्रक्रिया लिथोग्राफी कहलाती है। इनकी विषय वस्तु इतिहास, धर्म, साहित्य, ज्योतिष और कृषि पद्धतियां आदि हो सकती हैं। भारत में ब्राह्मी, कुषाण, गोंडी, लेपचा और मैथिली जैसे 80 प्राचीन लिपियों में अनुमानित 10 मिलियन पांडुलिपियां हैं। इनमें से 75% संस्कृत में और 25% क्षेत्रीय भाषाओं में है। भारत में पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए की गई अन्य पहले तो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय ने इसकी शुरुआत 2003 में पांडुलिपियों का पता लगाने और उन्हें संरक्षित करने के लिए की थी। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता, यहाँ लगभग 3600 दुर्लभ और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण पांडुलिपियां हैं। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो इसे 15 जनवरी 1784 को सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित किया गया था। यह प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अगली न्यूज की, जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ 1 करोड़ गिग वर्कर्स को दिया जाएगा। तो यह घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा देखभाल के लिए प्रति लाभार्थी परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का कवर प्रदान करती है। गिग वर्कर्स के लिए बजट में कई अन्य घोषणाएं भी की गई हैं, जैसे कि केंद्र सरकार गिग वर्कर्स के लिए पहचान पत्र जारी करेगी और ई श्रम पोर्टल पर उनकी पंजीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाएगी। गिग वर्कर्स के विषय में जानते हैं तो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुसार गिग वर्कर वह व्यक्ति होता है जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध के बिना अपनी सेवाएं प्रदान करके आय अर्जित करता है। नीति आयोग के अनुसार 2020-21 में 7.7 मिलियन लोग गिग इकोनॉमी में कार्यरत थे। इस संख्या के 2029-30 तक बढ़कर 2.35 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। गिग वर्कर्स के समक्ष चुनौतियां जानते हैं तो सीमित अवसर। गिग इकोनॉमी इंटरनेट और डिजिटल तकनीक पर निर्भर है, इस वजह से यह शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है। नौकरी और आय की असुरक्षा, तो गिग या प्लेटफॉर्म्स वर्कर्स को प्रत्येक कार्य या सेवा के लिए भुगतान किया जाता है। इससे उन्हें श्रम कानूनों के तहत न्यूनतम वेतन और निश्चित दैनिक या साप्ताहिक कार्य घंटे का लाभ नहीं मिल पाता है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिलना, तो गिग वर्कर्स को न तो स्वास्थ्य बीमा का कवरेज प्राप्त है, न ही भविष्य निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। एल्गोरिथम प्रबंधन, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रेटिंग और प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर गिग वर्कर्स को कार्य मिलता है, जिससे उन पर भारी मानसिक दबाव रहता है। भारत में गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए मुख्य पहले तो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, इसमें गिग वर्कर्स को जीवन बीमा, दिव्यांगता क्षतिपूर्ति, हित लाभ और दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया। ई श्रम पोर्टल, इसके तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया गया है। इसका उद्देश्य ऐसे श्रमिकों के लिए रोजगार प्राप्ति कौशल को बढ़ाना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाना है। राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स यानी पंजीकरण और कल्याण अधिनियम 2023, तो इसके तहत प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स विधेयक 2024, तो इसमें गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना और कल्याण शुल्क लगाने का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं अपनी अन्य सुर्खियां। इसमें पहला टॉपिक है इलायची। तो हाल ही में केरल के पश्चिमी घाट में हरी इलायची की 2 नई किस्मों एलेटारिया फेसिफेरा और एलेटारिया ट्यूलिपीफेरा की खोज की गई है। इसके विषय में जानते हैं। इसे मसालों की रानी यानी क्वीन ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। यह जिंजीबेरेसी यानी अदरक, जिंजर कुल से संबंधित है। यह दुनिया का तीसरा सबसे महंगा मसाला यानी स्पाइस है। वेनिला और केसर दुनिया के 2 सबसे महंगे मसाले हैं। खेती के लिए अनुकूल मौसम है, जून से दिसंबर सबसे अनुकूल मौसम माना जाता है। आदर्श मृदा और जलवायु दशाएं, तो बेहतर जल निकासी वाली दोमट मिट्टी और घने छायादार क्षेत्र। आमतौर पर यह वन क्षेत्र में अम्लीय गुण वाली दोमट मिट्टी में उगती है, जिसका पीएच मान 5.0 से 6.5 के बीच होना चाहिए।
इसे समुद्र तल से 600 से 1500 मीटर तक की ऊंचाई पर उगाया जाता है। इसके लिए गर्म आर्द्र जलवायु और वर्षा के समान वितरण के साथ 1500 से 4000 मिलीमीटर की वार्षिक वर्षा अनुकूल मानी जाती है। विश्व बैंक के अनुसार 2021 में भारत इलायची का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक था। ग्वाटेमाला सबसे बड़ा निर्यातक देश था। ठीक है, ये बात की इलायची की। अब देखते हैं आक्रामक मछली प्रजातियां। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए जैविक एजेंट के रूप में इस्तेमाल की जा रही 2 आक्रामक मछली प्रजातियों पर केंद्र से जवाब मांगा है। दोनों आक्रामक मछली प्रजातियां यूसीएन की लीस्ट कंसर्न श्रेणी में शामिल है। दोनों लवणीय जल, उच्च लवणता और तापमान को भी सहन कर सकती हैं। ठीक है, अब देखते हैं गम्बूसिया एफिनिस के विषय में। तो ये पश्चिमी मच्छर मछली, प्राकृतिक प्रवास। तो यह मछली सेंट्रल इंडियाना और इलिनॉइस से लेकर मिसिसिपी नदी बेसिन और दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी तक पाई जाती है। विशेषताएं, ये ताजे जल में पाई जाती हैं। ये अत्यंत कम ऑक्सीजन की मात्रा वाले जल में भी जीवित रह सकती हैं। ये विविपेरस होती है और गर्मियों के पूरे मौसम में प्रजनन करती है। ये आईयूसीएन द्वारा दुनिया की 100 सबसे अधिक आक्रामक विदेशी प्रजातियों में से एक थी। पेसिलिया रेटिकुलाटा के विषय में देखते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावास इनका उत्तरी दक्षिण अमेरिका और कैरिबियाई द्वीप। विशेषताएं, तालाबों और जलधाराओं के उथले क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा की। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 24 में चाबहार बंदरगाह और आईएनएसटीसी के माध्यम से पोत एवं कंटेनर यातायात में वृद्धि दर्ज की गई है। आईएनएसटीसी के विषय में जानते हैं। तो यह 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मॉडल परिवहन मार्ग है। यह मार्ग हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को फिर आगे ईरान से होते हुए कैस्पियन सागर से जोड़ता है। आगे यह मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग से होते हुए उत्तरी यूरोप तक जाता है। इस कॉरिडोर की स्थापना 2000 में ईरान, रूस और भारत के मध्य सेंट पीटर्सबर्ग में आपसी सहमति से हुई थी। इसका उद्देश्य शामिल देशों के बीच व्यापार और परिवहन संपर्क बढ़ाना है। वर्तमान में आईएनएसटीसी परियोजना में 13 सदस्य देश शामिल हैं। ये भारत, ईरान, रूस, अजरबैजान, आर्मीनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान और सीरिया हैं। इस परियोजना में बुल्गारिया पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ है। फिर नेक्स्ट है अंतर सरकारी महासागरीय आयोग। तो हाल ही में यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के तहत व्यापक कैरेबियन क्षेत्र के लिए महासागर समन्वय तंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके विषय में जानते हैं। तो इसका उद्देश्य है व्यापक कैरेबियन क्षेत्र के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संधारणीय भविष्य सुनिश्चित करना। वित्त पोषण, तो इसे वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा से वित्त पोषण प्राप्त होगा। मुख्य कार्य है समुद्री संसाधनों के संधारणीय तरीके से उपयोग के लिए हस्ताक्षरकर्ताओं देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, ब्लू इकोनॉमी का संधारणीय विकास सुनिश्चित करना तथा समुद्री और तटीय विकास के लिए सीमित संसाधनों का प्रभावी तरीके से उपयोग करना। इस आयोग के एग्जीक्यूटिव ग्रुप के सदस्य में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल है। साथ ही इसकी स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य कई देश हैं। फिर नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर स्थित चांदीपुर से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लगातार 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किए। इसके विषय में जानते हैं। यह एक ह्यूमन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे स्वदेशी रूप से हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत में अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के सहयोग से विकसित किया है। यह एक डबल थ्रस्ट सॉलिड मोटर द्वारा संचालित होता है। यह कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह अपनी पोर्टेबिलिटी और तेजी से तैनात होने की क्षमता के चलते भारत की वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भारतीय भाषा पुस्तक योजना। तो वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य स्कूली और उच्चतर शिक्षा के स्तर पर भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना। इससे विद्यार्थियों को अपने विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। इस योजना के तहत स्कूलों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को डिजिटल फॉर्मेट में पाठ्य पुस्तकें और अध्ययन सामग्री मिलेगी। यह योजना अस्मिता पहल के उद्देश्यों को पूरा करने में भी सहायता करेगी। अस्मिता से तात्पर्य है ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी ने 2024 में अस्मिता पहल की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 22 भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें प्रकाशित करना है। फिर नेक्स्ट है समुद्रयान परियोजना। तो समुद्रयान परियोजनाओं के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस परियोजना की शुरुआत डीप ओशन मिशन के तहत की गई। मंत्रालय है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। उद्देश्य डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए 3 मनुष्यों को 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए सेल्फ प्रोपेल्ड पनडुब्बी विकसित करना। यह पनडुब्बी 12 घंटे की परिचालन अवधि और आपातकालीन स्थिति में 96 घंटे तक कार्य कर सकती है। अवधि 2020 से 21 से 2025-26 तक। महत्व अन्वेषण,
तो इससे जैव विविधता का आकलन, मैग्नीज, कोबाल्ट, तांबा, निकल और गहरे समुद्र के अन्य निक्षेप जैसे खनिज संसाधनों का अन्वेषण किया जा सकेगा। इससे भारत की ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। अनुसंधान, तो इससे हाइड्रोथर्मल वेंट और मीथेन सीप्स में रसायन संश्लेषित जैव विविधता को समझने में मदद मिलेगी। बात की हमने समुद्रयान परियोजना की, अब बात करते हैं फसलों के जर्म प्लाज्म भंडारण के लिए जीन बैंक। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत में दूसरे राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की घोषणा की गई है। इसमें फसलों के लाखों जर्म प्लाज्म भंडारित होंगे, जिससे भविष्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। जीन बैंक वास्तव में फसल आनुवांशिक सामग्रियों का भंडार होता है। इन आनुवांशिक सामग्रियों में बीज, पराग या उत्तक के सैंपल शामिल होते हैं। ये जीन बैंक फसल किस्मों को विलुप्त होने से बचाते हैं। इनके विषय में देखते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रीय जीन बैंक के। तो भारत के पहले राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना 1996 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा नई दिल्ली में की गई थी। इस जीन बैंक के देश भर में 12 क्षेत्रीय स्टेशन है। फसलों के महत्वपूर्ण जर्म प्लाज्म का संग्रह है और भंडारण करते हैं। ये जर्म प्लाज्म पादपों या प्राणियों के आनुवांशिक घटक होते हैं। इनका उपयोग अनुसंधान, संरक्षण और क्रॉप ब्रीडिंग में किया जाता है। ठीक है, अंत में बात करेंगे सुर्खियों में रहे स्थल की, जो है जापान। राजधानी है इसकी टोक्यो। तो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने नए H3 रॉकेट से नेविगेशन उपग्रह मिशिबिकी 6 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। मिशिबिकी 6 जापान की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली का 5वां उपग्रह है। जापान की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली को क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम कहा जाता है। भौगोलिक अवस्थिति, तो इसकी स्थलीय सीमाएं, जापान एक द्वीपीय राष्ट्र है। इसकी सीमा किसी भी अन्य देश से नहीं लगती है। जापान का लगभग संपूर्ण भूक्षेत्र 4 मुख्य द्वीपों पर फैला है। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः अवस्थित इन द्वीपों के नाम है होक्काइडो सबसे बड़ा, फिर होन्शु, फिर शिकोकू और क्यूशु। समुद्री सीमाएं, इसके पूर्व में प्रशांत महासागर, उत्तर में ओखोटस्क सागर, पश्चिम में जापान सागर और दक्षिण पश्चिम में पूर्वी चीन सागर। भौगोलिक विशेषताएं, तो जापान में जलवायु विविधता पाई जाती है। यहाँ के उत्तरी हिस्से में उप आर्कटिक जलवायु और दक्षिणी हिस्से में आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। सबसे ऊंची चोटी है माउंट फूजी 3776 मीटर, जो कि एक स्ट्रेटोवोल्केनो है। प्रमुख नदियां, शिनानो नदी सबसे लंबी है, फिर टोन नदी और कीसो नदी। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नजदीक स्थित होने के कारण यहाँ बार बार भूकंपीय गतिविधियां होती रहती है। ठीक है, बात की हमने जापान की। राजधानी है इसकी टोक्यो। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी, हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया है। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।